हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। आज के लेक्चर में हम लोग आपका बीएससी जो भी एलयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज में है और बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ 2023 पेपर को डिस्कस करें। तो जिन भी बच्चों का आपका क्या है, थ्योरी सेशन है, उसके लिए ये जो आपका पीवाईक्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को डिस्कस करना। ठीक है, टोटल पेपर आपका क्या है, 75 मार्क्स का है। यानी ईच क्वेश्चन आपको इसमें करने के 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, उनको हम लोग स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको आंसर्स कभी भी लिखने होते हैं पेपर में। अगर आपका रिटन पेपर है, तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखा करो। ठीक है, कि आपका आंसर जो आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने की ज़रूरत है। तो कोई भी 5 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 ही क्वेश्चन करना है, तो यानी एक क्वेश्चन तुम्हारा कितना मार्क्स कैरी करेगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। तो यहाँ पे इस एक क्वेश्चन में देखो 2 पार्ट है, ए और बी, है ना? 2 पार्ट है यहाँ, यानी कि एक क्वेश्चन 7 एंड हाफ, एक क्वेश्चन 7 एंड हाफ क्या कैरी करेगा। या फिर कोई हो सकता है कि एक पार्ट अगर कम नंबर का हो, तो वो कम नंबर कैरी कर सकता है और सेकंड वाला पार्ट ज़्यादा नंबर कैरी कर सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कस। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग ना, अगर तुम लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले तुम लोग लेक्चर देख लेना कोर्स लेके। ठीक है, ठीक है, कोर्स लेके लेक्चर देख लेना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की गई है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करने वाला है, पेपर को डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि आपका बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और आपको क्या करना है, डिराइव करना है हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन फॉर द पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन। यानी कि तुमको उसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले कि आपका बफर सॉल्यूशंस है क्या। ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन आपको बतानी है। ठीक है, ये इसको क्या करना है, डिराइव करना है। आपके जो हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन होता है, वो आपके पीएच कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है, ये किस काम के लिए आता है, ये इक्वेशन आपका यूज़ होता है पीएच को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि बफर सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो सब जान लेते हैं कि पहले बफर सॉल्यूशंस क्या होता है। तो बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो क्या करते हैं, पीएच को रेजिस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी पीएच को बढ़ने नहीं देते हैं। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें तुमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल दिया, तो उसमें जो बफर सॉल्यूशंस का क्या काम होता है, उसके एसिड या बेस को अमाउंट को डालने पे भी वो पीएच को रेजिस्ट करता है, पीएच को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो ये तुम सबसे पहले बफर सॉल्यूशन में पूछेगा, आंसर तुमको लिखना क्या है, थोड़ा एलॉबोरेट करके लिखनी है चीज़ें, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा कैरी कर रहा है। तो सबसे पहले तुम क्या कर लोगे, बफर सॉल्यूशन को डिफाइन कर लोगे। ठीक है, क्या लिखोगे कि बफर सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट पीएच, जो क्या करते हैं, पीएच को रेजिस्ट करते हैं व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, मतलब जब थोड़ी भी अमाउंट ऑफ तुम्हारा क्या होता है, एसिड या बेस डाली जाती है, तो तुम्हारा पेज इंक्रीज करना चाहिए, पर बफर सॉल्यूशन का काम क्या है, वो उनको रेजिस्ट करने का काम कर। फिर तुम लोग लिख देना कि नंबर ज़्यादा कैरी कर रहा है, 2 नंबर का होता तो इतना चल जाता। ठीक है, बट ये ज़्यादा नंबर का है, तो तुम इसके बाद इसमें लिख देना कि टाइप्स क्या होते हैं बफर सॉल्यूशन के। तो आपके बफर सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एसिड बफर सॉल्यूशन। ये क्या होता है, एसिड बफर लिखना, एसिड बफर सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होता है आपका बेस बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना, एसिड बफर सॉल्यूशन को, बेस बफर सॉल्यूशन को। अब एसिड बफर सॉल्यूशन क्या है, बेस बफर सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसा बफर सॉल्यूशन जो किससे बना हो, वीक एसिड से बना हो, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से बना हो, उनको हम लोग एसिड बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं एसिड बफर सॉल्यूशन, एसिड बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो ऐसे सॉल्यूशन जो क्या हो, आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से बना हो, उनको हम लोग एसिड बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, CH3COOH प्लस
CH3COONA। ये क्या है आपका एसिड बफर है, ठीक है, ये क्या है आपका एसिड बफर है, क्या है वीक एसिड है, और ये क्या है आपका आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ एक सॉल्ट है। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका क्या होता है, एसिड बफर सॉल्यूशन होता है। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करते हैं बेस के बफर की, बेस बफर सॉल्यूशन की, तो बेस बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं वीक बेस लेते हैं और वीक एसिड और सॉरी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सॉल्ट बना होता है उसका सॉल्यूशन लेते हैं, यानी NH4OH प्लस NH4Cl। ये क्या है आपका वीक बेस है और ये क्या है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है। तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। तो तुम सबसे पहले इस आंसर में क्या करोगे, बफर सॉल्यूशन को डिफाइन कर दोगे, फिर एसिड बफर सॉल्यूशन लिख देना, फिर बेस बफर सॉल्यूशन लिख देना, उसको लिख देना, इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में आपको डिराइव करने के लिए बोला है, दैट इज नेक्स्ट पार्ट में आपका डिराइव करने के लिए बोला है हैंडरसन हेजलवैच इक्वेशन फॉर पीएच वैल्यू, यानी तुमको डिराइव करना है ये इक्वेशन हैंडरसन हेजलवैच इक्वेशन, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले देखो इसको करना क्या है, तो क्या करना है, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए तुम क्या करोगे, इसको अगर डिराइव कर तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि तुम्हारा जो डिसोसिएशन होता है वीक एसिड का, लिखोगे जो डिसोसिएशन होता है वीक एसिड का वो कैसा होता है, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज, तो इसमें अगर वीक एसिड हम लोग ले लें तो वीक एसिड कैसा होगा, एच जैसा होगा, वीक एसिड क्या होगा, एच जैसा होगा, उसमें क्या होगा एच और ये टूटेगा किसमें, किसमें टूटेगा, H प्लस A माइनस में टूटेगा, ठीक है। जो वीक एसिड होगा वो कैसा होगा, तुम्हारा H जैसा होगा। वीक एसिड जो होते हैं वो हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, तो ये H प्लस प्लस A माइनस ऐसे इसमें डिसोशिएट कर जाएंगे, और ये क्या होंगे, रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। अब एच मैंने कैसे लिखा, जैसे यहाँ वीक एसिड जो था तुम्हारा वीक एसिड CH3COOH, तो इसमें एक पार्ट तो H का होता है जो क्या होता है, सॉरी अब यहाँ देखो क्या होता है, जो CH3COO माइनस होता है और H प्लस होता है, तो ये क्या होगा H प्लस होगा और क्या होगा A माइनस होगा, क्या होगा, ठीक है, इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालना हो एसिड का तो क्या निकालोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन क्या होता है नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी HA, ठीक है, यही हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब तुम्हें क्या पता है ये क्या है, तुम्हारा के है, तुम्हें क्या निकालना है, पीएच निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो पीएच अगर निकालना है तो पीएच निकालने के लिए तुमको क्या किस चीज की जरूरत होती है, पीएच इज टू क्या होता है, पीएच इज टू हमें पता है माइनस लॉग एच प्लस होता है, क्या होता है, पीएच इज टू माइनस लॉग एच प्लस होता है, इतनी चीज। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एच प्लस को निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, प्लस को निकाल लेते हैं, एच प्लस निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, तो एच प्लस को एक साइड कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, के ए इंटू एच ए अपॉन क्या है आया, ए माइनस आया, ये हो जाएगा। अब तुम्हें क्या पता है ये H प्लस है और इज इक्वल्स टू ये क्या है, के ए है इंटू, अब ये H क्या है, एक वीक एसिड है तो इसकी जगह हम लोग एसिड लिख सकते हैं, और ये A माइनस क्या है तुम्हारा, A माइनस जो है वो तुम्हारा सॉल्ट से आया हुआ आयन है। सॉल्ट से आया हुआ आयन क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब ये तुम्हारा वीक एसिड डिसोसिएट कर रहा होगा, जब ये एसिड डिसोसिएट कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, ये H प्लस और A माइनस में टूट रहा होगा, पर ये क्या है काफी कम डिसोसिएशन इसका होता है, ये A माइनस तुम्हारे काम का नहीं है, ये वापस से तुम्हारा HA में चला जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा, ठीक है, जो सॉल्ट होगा उससे जो अनायन आएगा, जैसे वो सॉल्ट क्या होगा तुम्हारा BA होगा, ठीक है, जैसे देखो सॉल्ट क्या है, ये क्या है वीक एसिड है, ये तुम्हारा क्या होगा उसका सॉल्ट होगा CH3COONA, ठीक है, तो यही तुम्हारा H था, ये तुम्हारा A था,
ठीक है, ये तुम्हारा A होगा, ये तुम्हारा B होगा, कोई बेस से आया है तो ये A माइनस यहाँ पे भी निकलेगा अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो ये जो A माइनस है वो तुम्हारा सॉल्ट से निकल रहा है और ये कॉमन आयन होने की वजह से इन दोनों में ये क्या होता है, एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये अनायन जो होता है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट से लिख सकते हैं, ये सॉल्ट से आया हुआ है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सॉल्ट से। अब देखो ये H प्लस है, ये इतना आ गया, तुमको क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, माइनस लॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड माइनस लॉग ले लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी माइनस लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग KA, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस लॉग लिया ना, तो माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, ठीक है, इतना हो जाएगा, एसिड अपॉन सॉल्ट, ये लिख लेना। ठीक है, अब माइनस लॉग एच की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं, माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पीएच होता है, माइनस लॉग के क्या होता है, पीके होता है। ठीक है, ये पता है, होना चाहिए, माइनस लॉग के पीके होता है, माइनस लॉग एच पीएच होता है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ माइनस है तो इसको अगर प्लस में हमें कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग और ऊपर चला जाएगा सॉल्ट और नीचे आ जाएगा एसिड। ठीक है, क्योंकि माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया है, तो यानी कि आपका जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज आपका पीएच इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन लॉग मतलब एसिड। ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, पीएच का वैल्यू आ जाएगा, और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन कहते हैं। ठीक है? अगर तुम्हारा बेस के लिए बात होगा तो सिमिलरली यहाँ पे बेस को डिसोशिएट करके बेस का भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, यही है आपका हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन का डेरिवेशन। तो डेरिवेशन आएगा तो कर लोगे, सबसे पहले तुमको क्या करना है, वीक एसिड का डिसोसिएशन करना है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेना है। ठीक है, फिर तुम्हें पता है H प्लस चाहिए क्योंकि तुम्हें पीएच निकालना है, पीएच कैलकुलेशन का काम होता है हैंडरसन का। ठीक है, तो यहाँ H प्लस को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये H जो है वो क्या है, यही वीक एसिड है, तो इसकी जगह एसिड लिख सकते हैं, और नीचे जो A माइनस है वो तुम्हारा सॉल्ट से आया हुआ एनायन है। ठीक है, क्या है, सॉल्ट से आया हुआ एनायन है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो ये माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट आ जाएगा। अब ये माइनस को प्लस कन्वर्ट करने के लिए सॉल्ट ऊपर चला जाएगा, एसिड नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पीएच का वो आ जाएगी वैल्यू, दैट इज क्या आ जाएगी, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन लॉग एसिड। ठीक है, अब ये आंसर लिख लोगे, था ज्यादा कुछ नहीं करना था, तुमको बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करना था, देन आप लिख देना एसिड बफर क्या होते हैं, बेस बफर क्या होते हैं, फिर डेरिवेशन लिख लेना आपका एसिड के लिए, या बेस के लिए भी लिख सकते हो, एसिड के लिए कॉमनली हम लोग करते हैं, तो एसिड के लिए आप क्या कर लोगे, हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन को डिराइव कर लोगे। ठीक है, इतना ही काम करना था, ये क्वेश्चन डन है। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कि व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू, क्या होगी पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing same volume of 0.1, ये 0.1 है, 0.15 है। ठीक है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.15 मोलर सोडियम एसिटेट, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है वीक एसिड का, एसिटिक एसिड का, दैट इज 1.8 into 10 to the power माइनस, ठीक है, -5। तो इसको यहाँ देखो क्या करना है, अभी पहले तुमने क्या किया, अभी यहाँ डेरिवेशन पीएच का देखा है, तुमको निकालना क्या है, यहाँ पे पीएच ही निकालना है। ठीक है, तो यानी तुम्हें पता है कि पीएच को क्या करते हैं, पीएच का डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, ये तुम्हें पता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करना है, पीएच फाइंड करना है, तो उसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें तुमको दी हुई। ठीक है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो तुमको क्या क्या यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख लें। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर कोई फायदा नहीं, यहाँ सॉल्व हो नहीं पाएगा, इधर कर लेते हैं। फर्स्ट का बी पार्ट वाला देख लो भाई, फर्स्ट का बी पार्ट का सॉल्यूशन देखो, तो क्या बोल रहा है इसमें, आपका क्या बोल रहा है कि जो पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन की ऑब्टेन बाय द, वो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड से।
यानी एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना 0.1 मोलर। ठीक है, एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है तुम्हारा, एसिड का कंसंट्रेशन है, एसिड का कंसंट्रेशन है कितना 0.1 मोलर। ठीक है, और जो तुम्हारा सॉल्ट है उसका भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जो वीक एसिड से बना है वो कितना दिया हुआ है, बोल रहा है सो एसिटिक एसिड एंड 0.15 मोलर ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का यानी कि सॉल्ट का, सोडियम एसिटेट क्या है हमारा, सॉल्ट है CH3COONA। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन है 0.15 मोलर। ठीक है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है कि कभी भी न्यूमेरिकल्स आए तो सबसे पहले उसमें क्या करना होता है, हमें गिवन चीजें लिख ली होती है कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या है तुम्हारा, इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया है एसिटिक एसिड का, वो क्या दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। क्या दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये क्या है तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुम्हें पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए, डिराइव भी किया हम लोगों ने। पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। क्या होता है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, क्या होता है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इतना होता है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो तुम्हारा Ka दिया हुआ है तो क्या हम लोग pKa निकाल सकते हैं, pKa इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस लॉग Ka हो जाएगा इतना। तो यहाँ क्या करना है माइनस लॉग Ka की वैल्यू रखो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको सॉल्व कर लो और ये सॉल्व करने पे तुम्हारा कुछ आ जाएगा, आपका 4.74 आ जाएगा। ठीक है, इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा लॉग से निकाल के। या फिर हो सकता है कि लॉग की वैल्यू दी तो नहीं है, यानी तुमको करना ही है इसको। ठीक है, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हारा ये निकल गया pKa। अब यहाँ पे पुट कर दो pH इज इक्वल्स टू, pKa की वैल्यू क्या हो गई 4.74। ठीक है, प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अच्छा एक और चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ लिखा है कि pH निकालना है सॉल्यूशन का बाय मिक्सिंग द सेम वैल्यू सेम वॉल्यूम, मतलब कि जितना तुमने एसिटिक एसिड लिया है उतना ही तुम्हारा क्या लिया है, तुम्हारा सोडियम एसिटेट लिया है, और दोनों के सेम वॉल्यूम को मिलाकर बनाया है। तो यानी कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो उसका दोगुना बनेगा, यानी कि जब तुमको सॉल्ट अपॉन एसिड लेना होगा तो हाफ हाफ उसका करना पड़ेगा। पर यहाँ ये रेशियो है तो अगर हाफ हाफ तुम करोगे तो भी कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्या मैंने ये कहा, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। तो सॉल्ट की वैल्यू क्या है आपकी 0.15 मोलर है। ठीक है, क्या है 0.15 मोलर है लॉग क्या है सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या है तुम्हारा 0.15 अपॉन ये क्या है तुम्हारा 0.1। ठीक है, अब इसको क्या कर लो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा pH इज इक्वल्स टू 4.74 प्लस लॉग हमारा ये क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे 1 है 0.1 है, यहाँ पे 1 है, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा लॉग 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग 1.5 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। लॉग 1.5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग 1.5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.176। ठीक है, क्या हो जाएगी 0.176। ठीक, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यहाँ से pH जो है क्या आ जाएगा, pH जो है वो आ जाएगा 4.92। ठीक है, क्या आ जाएगा pH जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 4.92, यही क्या है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो समझ में आया, डायरेक्टली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, बस फॉर्मूले पे चीजें पुट करनी थी। सब कुछ दिया हुआ है, एसिड का कंसंट्रेशन दिया है, सॉल्ट का दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड है। तुमको लगाना क्या है बस इतना अब पता होना चाहिए तुमको इस क्वेश्चन में कि तुमको लॉग निकालने आना पड़ेगा। ठीक है, लॉग निकालने आना पड़ेगा तभी तुम्हारा हो जाएगा। या तो फिर तुम्हारे सेलेक्टेड होते हैं सेमेस्टर में क्वेश्चन, या तो तुम ये याद करके जाओ कि इतना लॉग की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो या तो याद करके जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या है pK निकाल लिया लॉग Ka से, इसको पुट किया, इसको सॉल्व किया, 4.74 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा क्या है, अब वैसे कुछ कुछ लॉग की वैल्यू याद भी करनी होती है, जैसे लॉग 2 की, लॉग 4 की, लॉग 3 6 की कुछ कुछ वैल्यू याद भी कर लो तो निकाल लोगे हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ से pH को सॉल्व किया, यहाँ वैल्यू पुट की, आ गया आपका pH दैट इज 4.92। इतनी बात क्लियर है। चलो
ये क्वेश्चन डन, ये क्वेश्चन डन हो गया, 2 क्वेश्चंस। अब ये आपको 15 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो यहाँ बोल रहा है ईएमएफ निकालने के लिए कंसंट्रेशन सेल का, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग स्किप करेंगे। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कि जो हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट होता है ऑफ सॉल्ट का, यानी ये भी बफर का पार्ट है, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का टॉपिक है ये। इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द हाइड्रोलिटिक, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, और हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि जो हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट होती है, हम लोग सॉल्ट का क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आता है सॉल्ट का, तो वही कह रहा है कि जो हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट है सॉल्ट का, जो सॉल्ट क्या बन रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, वो क्या होगा, इनवर्सली रिलेटेड होगा किससे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड से। इसको तुमको दिखाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा लेंगे आपका सॉल्ट का। कैसे सॉल्ट का, आपका जो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा, ठीक है, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और फिर आपका ये यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो अगर इसका डेरिवेशन तुमको समझना है तो ये क्या है, सेकंड का पार्ट बी। सेकंड का पार्ट बी कैसे होगा, सेकंड का पार्ट बी देखो कैसे होगा, सेकंड का पार्ट बी उनको रिलेशन निकालना है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड से। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है, जो सॉल्ट होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, CH3COO हो जाएगा। अब ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो ये किस में डिसोशिएट होगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। इसमें ये क्या करेगा, डिसोशिएट कर जाएगा। अब देखो ये क्या होता है, ये वीक पार्ट है तुम्हारा, और ये क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग पार्ट है सॉल्ट का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और ये वीक एसिड से आया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, और ये क्या होगा, वीक पार्ट होगा। तो कभी भी सॉल्ट का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो हमेशा वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट पानी में वैसा का वैसा ही रह जाता है, ठीक है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, यानी किसका हाइड्रोलिसिस होगा, वीक पार्ट वाले का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस करा लो, तो ये क्या है, वीक पार्ट CH3COO माइनस, इसका क्या करा लेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, ठीक है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करा लिया तो क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। अब ये तुम्हारा बन गया। उसके बाद देखो क्या होगा, ये जो होगा यहाँ पे, जो तुम्हारा यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, KH लिखेंगे, दैट इज आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये एसिड इसमें पानी में है, तो एसिड तो ऐसे रहेगा नहीं, ये वीक एसिड है, ये भी थोड़ा बहुत क्या करेगा, टूटेगा। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लेते हैं, KH। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या आएगा, तुम्हें पता है कि कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल्स टू CH3COOH और फिर OH माइनस, ठीक है, अपॉन तुम्हारा नीचे क्या आ जाएगा, CH3COO माइनस, ठीक है। वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि वाटर काफी एक्सेस अमाउंट में होता है, इसका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से KH निकल जाएगा। अब तुम्हें क्या पता है, ये जो वीक एसिड है ये भी डिसोसिएट हो रहा होगा, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये कैसे तुम्हारा डिसोसिएट होगा, ये जो CH3COOH है, सॉरी COOH है, ये कैसे टूट जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है। तो ये जो वीक एसिड है इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, Ka से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये Ka कितना आएगा, ये जो Ka होगा वो क्या होगा तुम्हारा, ये जो Ka होगा वो तुम्हारा हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है, अपॉन में तुम्हारा क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दैट इज CH3COOH। इतना हो जाएगा, क्लियर है। K इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा K, तो उसके बाद तुमको क्या करना है, अब देखो क्या है, यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे पानी होगा, पानी भी अपना आयंस में टूट रहा होगा, वाटर वाटर जो होगा वो कैसे टूटा होगा, H प्लस OH माइनस में होगा, ठीक है। तो इसका भी कांस्टेंट होगा,
ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, के डब्ल्यू लिख देंगे कांस्टेंट को, और वो क्या होगा, प्रोडक्ट H प्लस OH माइनस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजों की सबको तोड़ लिया, सबका कांस्टेंट निकाल लिया, इतना कर लिया। अब तुमको क्या करना है, बस ये जो कांस्टेंट है Ka और ये जो कांस्टेंट है KH, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ कर लेते हैं डायरेक्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, Ka इंटू KH होगा इज इक्वल्स टू, तो देखो क्या होगा, तुम देखो यहाँ CH3COO नीचे है H और यहाँ क्या है, CH3COOH ऊपर है, तो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे क्या है, यहाँ CH3COO माइनस है, यहाँ CH3COO माइनस ऊपर है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा तुम्हारा, बस H प्लस और ये OH माइनस। ठीक है, ये रह जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, Ka इंटू KH इज इक्वल्स टू, तुम्हारा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन की जगह KW लिख सकते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, KW अपॉन Ka आ गया। और यहाँ तुमको दिख रहा होगा ये जो KW होता है वाटर का, वो कांस्टेंट होता है, दैट इज आपका 1 इंटू 10⁻⁻14 करके कुछ वैल्यू होती है इसकी। तो यानी यहाँ से तुमको क्या दिख रहा है, जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Ka के। ठीक है, ये क्या है, Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही तुमको दिखाना था उस क्वेश्चन में। ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वीक एसिड जो है तुम्हारा एसिटिक एसिड का जो कांस्टेंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो क्वेश्चन में ये दिखाना है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेटेड है किससे, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, किससे, वीक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से। ठीक है, प्रूव हो गया, समझ गया, इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है ये जो है इसका दोनों जो पार्ट है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको भी नहीं करना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ को कैंसिल कर दो क्योंकि हट चुका है सिलेबस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि शो दैट द एंट्रोपी चेंज जो होता है आइडियल गैस का वो क्या होता है, डेल एस इज इक्वल्स टू CV ln T2 माइनस, इसको मतलब ये इक्वेशन जो है वो तुमको क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, डिराइव करना है, तो जिसने भी थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है वो डिराइव कर लेगा, जिसने भी नहीं पढ़ा है उसको तो मैं यहाँ सॉल्व तो करा ही रही हूँ, लेकिन तुमको अगर कोई और डेरिवेशन आ गई तो इसलिए सारे जितने भी डेरिवेशंस है तुम्हारे थर्मोडायनामिक्स के तो उसको रिवाइज करके जाना। ठीक है, हो सकता है इस बार ये डेरिवेशन आया है और थोड़ा सा चेंज करके आ जाए डेरिवेशन। ठीक है, तो तुमको सारे डेरिवेशंस को एक बार गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इस सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ तुमको प्रूफ क्या करना है, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिखाना है कि डेल एस इज इक्वल्स टू, तो हम लोग को एम अपना पता रहेगा, डेल एस इज इक्वल्स टू क्या दिखाना है, CV ln, क्या दिखाना है, डेल एस इज इक्वल्स टू CV ln, सॉरी CV ln T2/T1 प्लस CV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1, ये दिखाना है, R प्लस R ln V2/V1, ये V2/V1 है, ये तुमको क्या करना है, डिराइव करना है। ये क्या करना है, डिराइव करना है ये। ठीक है, इसको इसके इक्वल डिराइव करना है, तो यानी कि हम लोगों को क्या चाहिए, डेल एस चाहिए। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, हम लोग एस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है, वी नो दैट, हम लोगों को ये जानते हैं हम लोग होता क्या है, वी नो दैट dq होता है वो क्या होता है, du प्लस pdv, ये होता है, ये इक्वेशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। क्या है, dq इज इक्वल्स टू क्या होता है, du प्लस pdv होता है, और तुम्हें पता है कि डेल s इज इक्वल्स टू क्या होता है, dq बाई टी,
सॉरी डी क्यू अपॉन टी होता है। यहाँ से डी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी डी एस लिख सकते हैं, टी डी एस लिख सकते हैं, टी डी एस लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसकी जगह टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, इतना लिख सकते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये डी एस निकालना है, एस डेल्टा एस निकालने की कोशिश करना है। तो इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से टी को इस साइड रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, यहाँ से टी को इस साइड रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी वी अपॉन टी प्लस, और ये क्या है, डी यू है, यू है, ध्यान देना ये ड्यू है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। डी यू अपॉन टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। अब तुमको निकालना है ये डी एस, डेल एस निकालना है, ये पार्शियल है अभी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा आइडियल गैस के लिए बोला है। देखो, शो दैट द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो यहाँ आइडियल गैस का जरूर काम है तुमको। तो तुम्हें पता है आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और सीवी पे डिपेंड करता है। यानी कि फॉर एन आइडियल गैस तुम्हारा क्या होता है, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हमारा क्या होता है, डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी, ये होता है, ठीक है। और तुम्हें पता है आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होती है, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, वी के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। क्या लिख सकते हो, इधर देखो, इसको हमें क्या करना है, अगर यहाँ डी वी अपॉन वी आ गया तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यानी पी बाई टी को हमें हटाना है, इसका काम नहीं है, तो पी बाई टी को हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाएंगे पी बाई टी को, पी बाई टी को क्या करो, इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी होता है। तो पी बाई टी को एक तरफ कर लो, ठीक है, पी बाई टी को, तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन वी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गया, डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी, और एक हो गया पी टी अपॉन पी बाई टी इज इक्वल्स टू आर बाई वी, ठीक है। अब इन इक्वेशंस का हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यूज करेंगे, ठीक है। यूजिंग अबव इक्वेशंस लिख देते हैं, यूजिंग अबव इक्वेशंस इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, क्या आ जाएगा, इसको इधर ही लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल्स टू, डी एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी यू की जगह हम लोग लिख लेंगे सी वी डी टी अपॉन नीचे क्या है टी, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, P बाई टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बाई V लिख सकते हैं। देखो, P बाई V की जगह क्या लिख सकते हैं, R बाई V लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, R बाई V, यानी R dV अपॉन V, ये हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, क्या कर ले, इंटीग्रेट कर दे। देखो थोड़ा थोड़ा सा तुमको बनता हुआ दिख रहा है इक्वेशन, तुमको बस अब यहाँ इंटीग्रेशन का काम करना है। तो क्या कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ क्या करोगे, S1 से S2 तक, S1 से S2 इसको ds को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, CV तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर कर लो, dt बाई T1 है, यहाँ T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक इसको इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, R तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dV अपॉन V, वॉल्यूम V1 से V2 तक इसको क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। तो बस इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, ये आएगा S2 माइनस S1, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एस, डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, तुम लोग अपना देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, CV, ये क्या हो जाएगा, CV, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन तुमको पता होगा क्या होता है, ln t होता है, ठीक है। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ln t2 माइनस ln t1, ठीक है। और तुम्हें पता है कि ln m माइनस ln n क्या होता है, ln m बाई n होता है। तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, ln t2 बाई t1, ठीक है। एक तुम लोग वो स्टेप्स लिखना, मैं तुम लोग को थोड़ा डायरेक्ट बता दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है इस चीजों को, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, CV ln t2 बाई t1, और ये क्या आ जाएगा, dV बाई V है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln V हो जाएगा, ठीक है, ln V2 माइनस ln V1, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, R ln V2 अपॉन V1, ठीक है। तो यही तुमको क्या करना था, डिराइव करना था।
डिराइव करने के लिए सिंपली तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखनी है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखनी है, वो क्या होती है, dq इक्वल्स टू du प्लस पी dv, ये होती है आपकी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अब तुम्हें पता है dq की जगह हम लोग tds लिख सकते हैं, कैसे, ds इक्वल्स टू dq बाई dt होता है, ठीक है। तो यहाँ tds आ जाएगा, tds इक्वल्स टू du प्लस पी dv हो जाएगा। तो ds को निकालना है तो हम लोग t को इधर अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट ही आगे करना है। तो हमें देखना है कि ये dv है तो इसके साथ जरूर वॉल्यूम होना चाहिए, यहाँ टेम्परेचर है तो इसके साथ हमारा dt आना चाहिए, ठीक है। तो du को हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए, ये डिराइव करने के लिए बोला, आइडियल गैस के लिए तुम्हारा जो du होता है वो CvDT के बराबर होता है। और तुम्हें आइडियल गैस की इक्वेशन ये पता है कि PV इक्वल्स टू nRT होती है, 1 मोल के लिए PV इक्वल्स टू RT होती है, ठीक है। इतना पता है तुमको, तो तुम इसको इसके हिसाब से देखो यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो एक तुम्हारा ये आ जाएगा इक्वेशन, एक तुम्हारा ये आ जाएगा, और इसी इक्वेशन को तुम क्या करोगे, वहां पे P बाई टी की जगह R बाई V को पुट कर लोगे, R बाई V को इसकी जगह पुट कर लोगे, और क्या कर लोगे, इसको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है तुम्हारा किसके, S1 से S2 तक, इसको T1 से T2 तक, और इसको V1 से V2 तक, ठीक है। इंटीग्रेट करके थोड़ा बहुत अरेंज करोगे तो तुम्हारा ये जो होगा डेरिवेशन हो जाएगा। अब तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में ये सारा समझना है तो तुम लोग को लेक्चर फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपका डेरिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट बी में क्या कह रहा है। पार्ट बी इसका ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड व्हिच melts at, ठीक है, melts at 300 Kelvin, the latent heat of fusion 2.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ तुमको क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है, और तुम्हारा दिया क्या है, आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, न्यूमेरिकल्स जब भी देते हैं तुम्हारे, जब भी तुम्हारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स दे रहे होते हैं, वहां तुम क्या किया करो, सबसे पहले कि जो चीजें गिवन हो वो तुमको लिख लिया करो। तो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तुम्हारा दिया हुआ है, वो कितना है तुम्हारा 2.5 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, किलो जूल पर मोल है। तो हम लोग अगर जूल में चेंज करें कितना आ जाएगा, 2500 जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा। और तुम्हारा टेम्परेचर भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 300 कैल्विन दिया हुआ है। तो तुमको पता होगा अगर चैप्टर पढ़ा है तो क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, जो फॉर्मूला होता है वो डेल एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर होता है। और ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है तो स्पेसिफिकली बस तुमको वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दैट इज आपका 2500 अपॉन नीचे क्या है आपका 300, तो सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 50 8 पॉइंट कुछ, 8 पॉइंट कुछ आपकी जो वैल्यू होगी अराउंड आ जाएगी, ठीक है, 8 पॉइंट वगैरह क्या अकॉर्डिंग, ठीक है। डेल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.3 में आ जाएगी, जूल पर मोल, जूल पर मोल पर कैल्विन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर कैल्विन। कैसे, क्योंकि तुम्हारा डेल एच का जो यूनिट है वो क्या है, सॉरी, जो डेल एच का जो यूनिट है वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा, तो यहाँ डेल एच जो होगा, डेल एच फ्यूजन, तो यानी तुमको सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, डेल एस इज इक्वल टू डेल एच फ्यूजन अपॉन टी होता है। डेल एच फ्यूजन की वैल्यू दी हुई है तुम्हारी 2.5 किलो जूल पर मोल, सबको क्या कर लेते हैं, एक ही यूनिट में कर लेते हैं, ये 2500 जूल में अगर कन्वर्ट करोगे, नीचे 300 कैल्विन टेम्परेचर, इसको सॉल्व किया, 8 पॉइंट तुम्हारा कुछ आ जाएगा आंसर, 8 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, 8.33 अराउंड आ जाएगा, तुम इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ का पार्ट भी, क्लियर है इतना, आगे चले। नेक्स्ट आपका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, डिराइव करना है तुमको ये रिलेशंस को, ठीक है। देखो कितने सारे डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन है, यानी तुमको थर्मोडायनामिक का डेरिवेशन तो छोड़ना ही नहीं है, सारा का सारा डेरिवेशन एक बार देख लेना है, ठीक है, गो थ्रू कर लेना है। तो चलो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेशन में क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिराइव द थर्मोडायनामिक रिलेशंस, तुमको यहाँ निकालना है
डेल ए अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी इजिकल्स टू माइनस पी, और दूसरा क्या है डेल ए बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इजिकल्स टू माइनस एस। इसको तुमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि क्या निकालना है हमें, क्या डेल था क्या, डेल ए बाई डेल बी कॉन्स्टेंट टी। क्या कर लेते हैं, क्या रिलेशन है, डेल ए बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस पी। ठीक है, ये सिक्स्थ का पहला है, सिक्स्थ का पहला है ये क्वेश्चन। क्या है, सिक्स्थ का ए का फर्स्ट है, सिक्स्थ के ए का फर्स्ट है ये। ठीक है, सिक्स्थ के ए का फर्स्ट है, ये तुमको माइनस पी के इक्वल दिखाना है, ये तुमको रिलेशन दिखाना है। सबसे पहले तुम्हें क्या पता है, पीछे अभी हम लोगों ने देखा कि डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, टी डी एस माइनस पी डी वी होगा, एस माइनस पी डी वी। अभी हम लोगों ने देखा कि टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी था, डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस है, ये माइनस पी डी वी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और ए इज इक्वल्स टू तुम्हारा होता क्या है, ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है। ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि ए ही हमें निकालना है, वो होता है यू माइनस टी एस, ई इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, और ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग डिराइव करें, डी ए निकालें, तो डी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो आपका हो जाएगा डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, यही होगा उसका पार्शियल डेरिवेशन। जब करेंगे तो पहले टी के को कांस्टेंट करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एस को कांस्टेंट करेंगे और टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं, आता है ये डेरिवेशन। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। अब देखो तुमको क्या पता है, यहाँ से यहाँ पे देखो, इस डी यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर हाँ, इस डी यू की जगह हम लोग ये टी डी एस माइनस पी डी वी लिख सकते हैं। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी जी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी हो जाएगा। अब यहाँ माइनस टी डी एस प्लस टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इधर लिख लो, इधर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन, माइनस पी डी वी माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। इतना आ गया, क्या आ गया, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अब तुम्हें क्या निकालना है डी ए अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टू। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, वी इस इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिराइव कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो क्या आएगा तुम्हारा, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, v एट कांस्टेंट t, एट कांस्टेंट t। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी वी एट कांस्टेंट t इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिराइव करना है, तो ये क्या आएगा, माइनस p, और यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो तुम्हारा ये फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन हो गया, क्या आ गया, डी ए बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टू इज इक्वल्स टू माइनस आ गया। बस तुमको क्या करना था, उसके रिस्पेक्ट में डिराइव करना था। अब सेकंड पार्ट में भी देखो सिंपल ही है, सेकंड पार्ट में तुमको क्या डिराइव करना है कि डी ए बाई डी टी, ए से ही करना है इसको भी, तो इसको क्या करना है, डी ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल्स टू माइनस एस दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेशन बस तुम क्या कर लोगी, ये जो तुम्हारा डी ए है, डी ए क्या है तुम्हारा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी निकालना है। ठीक है, डी ए बाई डी टी निकालना है एट कांस्टेंट क्या निकालना है, v। ठीक है, क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी एट कांस्टेंट v निकालना है। तो अगर इसको निकालना है तो इसको क्या कर लो, इस रिस्पेक्ट में डिराइव कर लो, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी टी का डिफरेंशिएशन डी टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी डी ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस एस। ठीक है, यही दोनों आपको बस प्रूव करना था। तो सिंपल था, आपको बस क्या करना था, इसको लेना था डी ए बाई वी एट कॉन्स्टेंट डी इज इक्वल्स टू, इसको प्रूफ करना था। तो उसके लिए तुमको लेना क्या है, सबसे ये इक्वेशन लेना है, डी यू इक्वल्स टू टी एस माइनस पी टी वी, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लेनी है, और फिर तुमको याद पता है कि ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस होता है,
और क्या होता है G इजिकल्स टू H माइनस TS होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, ठीक है। तो ये यहाँ इसको क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों साइड, इसको डिफरेंशिएट किया, ये क्या आ गया DA DU माइनस TDS माइनस SDT, ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से DU की वैल्यू उसमें पुट करके इसको सॉल्व कर लिया और फिर बस इसको डिफरेंशिएट, इतना ही करना था, सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पार्ट ए हो गया, ये क्या हो गया, पार्ट ए हो गया। अब अगर हम लोग देखें पार्ट बी की, ठीक है, 6 क्वेश्चन के पार्ट बी की, तो पार्ट बी में क्या बोल रहा है, फ्री एनर्जी क्या होती है। फ्री एनर्जी का मतलब ही होता है आपका क्या, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। फ्री एनर्जी क्या होता है आपका, गिव्स फ्री एनर्जी होता है। तो यहाँ सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक्सप्लेन द टर्म फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को डिराइव करना है, तो सबसे पहले फ्री एनर्जी को डिराइव कर लेना। होता क्या है, फ्री एनर्जी तुम्हारी वो एनर्जी होती है, तुम्हारी ऐसी एनर्जी होती है जो क्या होती है, यूजफुल वर्क के लिए सिस्टम में जो यूजफुल वर्क होता है उसको करने में हेल्प करती है, ठीक है। हेल्प करती है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है टू डू द यूजफुल वर्क बाय अ सिस्टम, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ये जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है, इसको गिव्स फ्री एनर्जी भी कह सकते हो। गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होती है जो क्या करती है, वर्क डन बाय द सिस्टम करने में हेल्प करती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। एक और बार बोल दूं कि फ्री एनर्जी क्या होती है, क्योंकि इसको सुन लो, ठीक है, अगर लिखना है तो फिर उसको फॉलो करो लेक्चर्स को। अब फ्री एनर्जी क्या होती है, फ्री एनर्जी तुम्हारी, एक और बार बोल रही हूँ कि इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज होती है आपकी, दैट इज, अगर डेरिवेशन पढ़ना है तो उसका क्या होगा, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। देखो ये क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इन अ सिस्टम में दैट इज यूज्ड फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वर्क कराने में जितनी एनर्जी तुम्हारी यूज हो रही है, ठीक है। या फिर इसको ये लिख सकते हो कि ये क्या होती है, एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होती है जो क्या करती है, जो वर्क डन बाय द सिस्टम निकालने में हेल्प करती है एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, which helps to determine the work done by the system at constant temperature और प्रेशर पे। तो यही करना था यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है कि तुमको शो करना है कि फॉर अ प्रोसेस ऑकरिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दैट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी तुमको ये शो करना है कि जो प्रोसेस अगर ऑकर हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है, जो अगर ये टेम्परेचर पे हो रहा है, तो जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है वो क्या होगी, इक्वल होगी तुम्हारी यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी, यूजफुल, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो डिक्रीज इन जो तुम्हारी गिव्स फ्री एनर्जी है वो इक्वल होगा तुम्हारे किसके, यूजफुल वर्क के, ठीक है, बाय द सिस्टम। और तुमको और कुछ भी एक्सप्लेन करना है इसमें, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी ये जो डेल जी है वो तुम्हारा कैसे टेम्परेचर मतलब चेंज होगा। सबसे पहले फ्री एनर्जी डिफाइन कर लोगे, फिर क्या लिख लोगे कि जी जो होता है वो क्या होता है, एच माइनस टी एस होता है, ठीक है। फिर अगर तुमको डेल जी जो होता है वो क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, इतना लिख लोगे, ठीक है। इसको डिफाइन करोगे, फिर ये लिख लोगे और डेल जी की वैल्यू जो होती है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो तुम लोग अपने वर्ड्स में बढ़ा के लिख लोगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू जो होती है क्या होती है, लेस देन 0 होती है। इतनी बात क्लियर है। अब चलो, अब अगर इसको डिराइव करना है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन इसका कैसे होगा, तो सबसे पहले तुमको क्या पता है कि डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है, डी, अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डी यू इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है, आपका टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, टी डी एस माइनस पी, इतना होता है। और देखो क्या होता है आपका जो H होता है, एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी
वो क्या होती है, H इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, ठीक है। एंथैल्पी इज इक्वल्स टू क्या होती है, यू प्लस पीवी। तो अगर इसको हम लोग डिराइव करें तो ये क्या आएगा, डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, क्या आ जाएगा, सॉरी, प्लस वी डी पी, इतना आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी, ये आ गया तुम्हारा। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे डी यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी डी एस माइनस पी लिख सकते हैं। डी एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी एच इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी यू की जगह लिख दिया टी डी एस माइनस पी डी वी, यहाँ है प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पी माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी 0 हो जाएगा, यानी डी एच तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस सॉरी प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी, इतना आ गया, क्या आ जाएगा, टी डी एस प्लस वी डी पी। अब इसको निकाला क्यों है, क्योंकि तुम्हें क्या पता है G इज इक्वल्स टू क्या होता है, H माइनस टी एस होता है, वहाँ H है तुम्हारा, वहाँ क्या है, H है, तो तुम क्या लिख दो, वी नो दैट, तुम्हें पता है कि क्या होता है, वी नो दैट G इज इक्वल्स टू क्या होता है, H माइनस टी एस होता है। तो अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करें, डी जी इसका निकालें, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें, क्या आएगा, डी जी इज इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे डी एच को यहाँ पे पुट कर लो तो क्या आएगा, डी जी इज इक्वल्स टू टी डी एस ऐसे लिख लेना है, प्लस टी डी पी माइनस टी वी एस माइनस एस डी टी, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा प्लस टी डी एस माइनस टी डी एस कैंसिल हो जाएगा और डी जी क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ, डी जी तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी जी इक्वल्स टू आ जाएगी वी डी पी माइनस एस टी, एस डी टी, इतना आ गया। अब मैंने क्या बताया, जो ये आपका क्या होता है, जो आपका गैस फ्री एनर्जी होता है, अभी मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई कि ये एक तरह का थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है, जो क्या कराता है, वर्क डन बाय द सिस्टम कराता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको निकाले, हम लोग को निकालना क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही निकालनी है, जो डिक्रीज इन एनर्जी है। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या इनका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा चेंज जो होगा डीजी का वो पूरा का पूरा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी तुम्हारा क्या है, डिक्रीज जो है सारा का सारा डिक्रीज क्या हो जाएगा, तुम्हारा माइनस वर्क डन यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो वर्क डन है वो तुम्हारा सॉरी जो तुम्हारा डिक्रीज है तुम्हारा जी का, यानी कि फ्री एनर्जी का जो डिक्रीज है वो सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा चेंज क्या आ गया, पूरा का पूरा 0 आ गया, ठीक है। चेंज क्या आ गया, तुम्हारा पूरा का पूरा 0 आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो डेल जी होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस वर्क डन यूजफुल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सारा का सारा वर्क डन यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुमको यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही दिखाना था पहले पार्ट में। और एक और चीज उसमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला था कि तुम्हारे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। बोला था कि ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट चेंजेस विद टेम्परेचर और प्रेशर। तो देख लो भाई कैसे टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होगा। तो अगर तुम्हारा चेंज हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे देखें तो क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। तो पहला चेंज देख ले रहे हैं हम लोग यहाँ से एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर चेंज देखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, अगर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, तुम्हारा डीजी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम्हारा चेंज आएगा डीजी यानी क्या, फ्री एनर्जी का, तो वो क्या आएगा, सिर्फ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आएगा, तो डीजी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये आ जाएगा माइनस एफ, ठीक है। अब वैसे ही तुम यहाँ क्या निकालोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकाल लोगे, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना था इस क्वेश्चन में, इसको भी कर लो, एट कांस्टेंट क्या कर लो, एट कांस्टेंट टी
प्रेशर पे करना था चेंज और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखना था। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर देखोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन प्रेशर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वो क्या आ जाएगा, V के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तुमको क्या करना था इस क्वेश्चन में, फ्री एनर्जी सबसे पहले बतानी थी, उसका तुम्हारा फॉर्मूला बताना था, फिर बताना था कि ये जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वो क्या होती है, लेस देन 0 होती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि ये जो डिक्रीज इन होता है, डिक्रीज क्यों यहाँ माइनस चला जाएगा ना, तो जो डिक्रीज इन आपका क्या होता है, जी होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए तुमको बस यहाँ तक ले आना है, तुम्हें पता है प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन तुम्हारा क्या, फ्री एनर्जी। तो प्रेशर पे रिलेशन बताना है और टेम्परेचर पे कांस्टेंट रिलेशन बताना है, ठीक है। इतना ही तुमको इस क्वेश्चन में करना था, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, डन, ठीक है। आज की जो क्लास है, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है तुम्हारा, सिंपली इसको क्या करना है, रिलेशन को डिराइव करना है। यहाँ रिलेशन क्या है, टी वी पे पावर गामा माइनस 1, इसको तुमको डिराइव करना है। तो अगर इसको तुम लोग खुद से थोड़ा सा ट्राई करना, इसको करोगे कैसे, इसके लिए भी पहले इक्वेशन लिखना, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, ये रिलेशन लिखना। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है, ठीक है, तो वहां पे आइडियल गैस के लिए इसको रिलेशन बनाओगे, क्योंकि देखो क्लास जो है तुम्हारी ऑलरेडी कितनी मिनट्स की होगी, 1 घंटे की होने वाली है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो तुम लोग खुद से करोगे, नोट्स में मैंने ऑलरेडी इसको कराया हुआ है, इसको, ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है उसको कराया गया हुआ है आपके लेक्चर्स में, वहां से आपका डेरिवेशन देखना। डेरिवेशन में इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, तुम्हारा रिलेशन निकालना है। तुमको पता है कि गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी बाई सीवी होता है, और तुम्हारा एक और रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। इन दोनों रिलेशन का यूज करके तुमको क्या करना है, बस इसको डिराइव करना है, ठीक है, इसको डिराइव करना है। चलो आज की क्लास जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। ये था तुम्हारा कुछ पीवाईक्यूज, ठीक है। थैंक यू, होप कि सारे क्वेश्चंस तुमको अच्छे से क्लियर हुआ हो। ज़्यादा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स में बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सिर्फ पुट द वैल्यूज वाले आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं सेमेस्टर्स में। तो अगर तुमको फॉर्मूला, तो तुमको देखो पेपर के लिए सबसे चीज़ें करनी क्या है इंपॉर्टेंट, सारे डेरिवेशन गो थ्रू कर लो, प्लस आपके फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लो। तुम देख रहे होगे कि हर दूसरा क्वेश्चन डेरिवेशन है, हर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, डेरिवेशन है। तो तुम क्या करना है, सिंपली डेरिवेशंस को गो थ्रू करना और फॉर्मूलेस को, एक डेरिवेशन दे दिया उसी पे बेस्ड फॉर्मूले क्वेश्चन दे दिए, तो तुम्हें फॉर्मूला अगर याद है तो तुम आराम से, क्या है ये देखो इसमें बस पुट द वैल्यू था, पुट द वैल्यू क्वेश्चन था, क्या है आपका, पुट द वैल्यू है, यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी थी। इस वाले क्वेश्चन में आपको फ्यूजन निकालना था, ठीक है, वो फ्यूजन वाले क्वेश्चन में वहां सिर्फ पुट द वैल्यू था, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं।